आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का जो चैप्टर चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक है क्या कि आपका रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। उसके लिए हम विधि देखेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको रासायनिक समीकरण में कैसे बदलें, कैसे उसको परिवर्तित करें। उसके लिए लगभग 2 से 3 नियम है, उसको अच्छे से ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि जो भी हम जब भी रासायनिक समीकरण को लिखें तो उसमें कोई गलती न रहे। जैसे कि सबसे पहले अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों एवं उत्पादों के और सूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। यानी कि आप ये ध्यान दीजिए कि अभिक्रिया जो हो रही है उसमें कौन कौन से अभिकारक हैं। अभिकारक यानी जो उसमें भाग लेने वाले जो भी होते हैं अभिक्रिया में उसी को बोलते हैं अभिकारक। तो उनके सभी अभिकारकों के और सूत्र होना चाहिए या उसका प्रतीक याद होना चाहिए कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसका अणु सूत्र क्या होता है और उसका सिंबल्स क्या होते हैं वो आपको लर्न होना जरूरी है। और सेकेंड है आपका रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हमेशा जैसे कि आप लोग याद करते हैं तत्व को, लेकिन जब भी हम उसमें रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसमें जितने भी तत्व आते हैं उनको आणविक रूप में लिखना होता है। यानी कि जैसे कि एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये आप जानते हैं। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, लेकिन जब आप यूज करेंगे रासायनिक समीकरण में तो उन सभी का जो होता है आणविक सूत्र लिखते हैं। यानी जब अब समीकरण में यूज करते हैं तो जैसे हाइड्रोजन का जो आणविक सूत्र क्या होगा H2 होगा। यानी आदि को क्रमशः H2 यानी हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में लिखेंगे, H के फॉर्म में नहीं। ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में लिखेंगे, नाइट्रोजन को N2 के रूप में लिखेंगे, ब्रोमीन को Br2 के रूप में लिखेंगे, आयोडीन को I2 के रूप में और क्लोरीन को Cl2 के रूप में लिखेंगे। क्योंकि ये सभी क्या है, ये कह सकते हैं कि गैस है, द्विआण्विक गैस है। क्योंकि ये सभी द्विआण्विक क्या है, गैस है। तो इन सभी को आप तत्व के फॉर्म में न लिखकर जब रासायनिक समीकरण में यूज करेंगे तो हमेशा आणविक रूप में लिखेंगे। यानी कि और होता क्या है, परमाणुओं से मिलकर और बनता है। तो यहाँ पर जो होगा जो भी आपके O2 है, N2 है, Br2 है, I2 है, Cl2 है, इन सब के रूप में हम लिखेंगे जब आपको यूज करना होगा तब। वैसे तो नाम दे दिया होगा ऑक्सीजन का योग, लेकिन जब भी ऑक्सीजन का यूज करेंगे फार्मूले में समीकरण में तो आप O2 के फॉर्म में यूज करेंगे। सेकेंड क्या है, एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। जब आप एक परमाणु वाले तत्व होते हैं, यानी जैसे कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो केवल एक ही परमाणु के तत्व होते हैं, उनको दर्शाने के लिए आपको केवल उसका सिंबल याद होना चाहिए, प्रतीक याद होना चाहिए कि उसका प्रतीक है क्या। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सभी क्या है, एक परमाणु वाले तत्व हैं। और इनको याद आपको जब भी समीकरण में यूज करना होगा तो सोडियम को यूज करेंगे हम Na के रूप में, पोटेशियम का K यूज करेंगे, मैग्नीशियम का Mg यूज करेंगे, जिंक का Zn यूज करेंगे, आयरन का फेरस होता है Fe यूज करेंगे, कॉपर का Cu के रूप में हम लिखते हैं उसको। जब भी आपको समीकरण लिखना होगा हमेशा ये सब बातें याद होनी चाहिए कि जितने भी अभिक्रिया में आप भाग ले रहे हैं तत्व उन सभी का आपको आणविक सूत्र पढ़ना होना चाहिए और उसका कह सकते हैं प्रतीक पता होना चाहिए। सेकेंड है आपका जितने भी द्विआण्विक तत्व होते हैं उन सभी को आणु के फॉर्म में ही आपको प्रदर्शित करना है। जब समीकरण में लिखेंगे तो जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सब क्या है, जिन जो भी ये सब तत्व होते हैं इनको अणु के रूप में लिखेंगे। और एक तत्व वाले को केवल आपको सिंबल याद रखना है कि ये तत्व वाले कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका सिंबल क्या है, उन सबको डायरेक्ट हम उनके प्रतीक के द्वारा ही हम उसका यूज कर देंगे। सेकेंड क्या है आपका टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। तो अभी हम देखे हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया था उसको रासायनिक अभिक्रिया में बदलने के लिए क्या क्या हमें जानकारी होनी चाहिए। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसको कैसे बदल दें किसी रासायनिक समीकरण में, उसके लिए कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं।
जैसे कि सबसे फर्स्ट चरण, ये दो चरण में होता है। एक चरण है आपका मूल समीकरण लिखना, यानी जो उसका ढांचा वाला समीकरण होता है उसको कैसे लिखें, और दूसरा होता है समीकरण को बैलेंस कहना। इस वाले समीकरण में आपको हो सकता है कि जो भी होते हैं परमाणु वो बैलेंस ना हो, यानी कि जो भी समीकरण होता है दोनों तब बैलेंस नहीं हो सकता है और हो भी सकता है। तब हम इसको दूसरे चरण में हम उसको बैलेंस करना सीखेंगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण है कैसे उसको बैलेंस किया जाता है दूसरे दूसरे चरण में। तो सबसे पहला चरण क्या है, मूल समीकरण लिखना है, जो उसका जो भी आपको अभिक्रिया हो रही है उसका मूल समीकरण कैसे लिखा जाता है ये हम इसमें देखेंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट क्या है, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन को इनके तीर के द्वारा लगाकर प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें हम जानते हैं दो चीज होता है, अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। तो अब अभिकारक और उत्पाद दोनों के बीच में आपको तीर लगाना रहता है, और ये जो तीर होता है आपको हमेशा ध्यान देना कि ये इसका नुकीला पार्ट एकदम उत्पाद की तरफ होगा। हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल दिए हैं कि ये अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया और एक जितने पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करते हैं उसी कहते हैं अभिकारक कहते हैं। जितने जितने पदार्थ मिलकर आपस में अभिक्रिया करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपको अभिकारक और उत्पाद के बीच में अभिक्रिया होती है तो समीकरण लिखते टाइम इन दोनों के बीच में आपको तीर का यूज करना है, और तीर का नुकीला पार्ट हमेशा किधर होगा, उत्पाद के साइड की ओर, उसके तरफ चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तीर के चिन्ह के बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड ओर अभिकारकों को तथा दाईं ओर आपको उत्पादों को लिखा जाता है। यानी जो ये तीर है इसके लेफ्ट साइड और अभिकारक और राइट साइड और उत्पाद को लिखते हैं तीर के द्वारा आपको निशान लगाकर। सेकेंड पद क्या है इसमें, टर्म सेकेंड क्या है, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले दो या दो से अधिक क्रियाकारकों, क्रियाकारकों मतलब क्या होता है, जो अभिकारक हैं उसी को हम क्रियाकारक भी कहते हैं। यानी जैसे जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं पदार्थ उसी को क्रियाकारक कहा जाता है। कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले दो या दो से अधिक क्रियाकारकों के अणु के मध्य धनात्मक चिन्ह लगाकर समान रूप से उत्पादों के अणुओं के मध्य धनात्मक चिन्ह लगाकर करते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि जब हम अभिक्रिया में समीकरण को फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं, तो जितने भी अभिकारक हैं या क्रियाकारक हैं इन्हीं को कहते हैं। यदि दो या दो से अधिक क्रियाकारक हैं तो हमेशा उन सभी क्रियाकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर हम प्रदर्शित करेंगे। ऐसे यदि हमारा उत्पाद भी दो या दो से अधिक बन रहा है तो उनके भी बीच में हम प्लस का सिंबल लगाकर हम उसको प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि यहाँ पर यदि एक है तो प्लस नहीं लगाने की जरूरत है, लेकिन दो है या दो से अधिक है तो हम क्या करेंगे, इन सभी परमाणुओं के बीच में या अणुओं के बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करेंगे। और जितने अणु या मतलब जितने भी अणु का निर्माण होगा, जितने भी कह सकते हैं कि जितने भी उत्पाद का निर्माण होगा उनको भी हम क्या करेंगे, प्लस के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये है आपका पद 3। अब उसका पद 3 में क्या है, पद 2 हो गया। पद 3 में क्या है कि जब कोई भी ऐसी अभिक्रिया हो जो क्या हो, रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय हो। और यहाँ पर उत्क्रमणीयता का मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि यदि कोई चीज मतलब अभिक्रिया हो रही है तो जिस मतलब जिन दोनों अभिकारकों से मिलाकर अभिक्रिया हो रही है उनको दोबारा उसी फॉर्म में बदला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर N2 और H2 यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर अमोनिया गैस बनता है, ठीक है ना। ये अमोनिया का सूत्र है NH3। तो N2 और H2 को मिलाकर अमोनिया गैस बनता है, और इस अमोनिया गैस को फिर आपको बदल सकते हैं अलग अलग आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। यानी कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं, और फिर अमोनिया गैस को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस में फिर दोबारा बदला जा सकता है। यानी कि ये क्या है, दोनों उल्टा है। एक बार सीधा जा रही है यानी सीधा भी अभिक्रिया हो रही है और इसका उल्टा भी हो रही है अभिक्रिया।
तो यानी इन दोनों में क्या हो रहा है कि रिवर्सिबल हो रहा है, यानी उत्क्रमणीयता हो रही है, इधर से जा रही है तो उधर से आ भी सकती है। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। तो जब इनको हम समीकरण में हम जब शो करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो जो तीर का हम यूज करेंगे ये क्या होगा कि अर्ध तीर होगा, यानी तीर तो जा रही है लेकिन यहाँ पर केवल दोनों साइड और तीर नहीं लगाएंगे, केवल एक साइड और तीर लगाएंगे एक लाइन में, और एक नीचे बनाकर एक नीचे इधर इधर साइड से हम तीर लगा देंगे। तो इस प्रकार तीर का यूज किया जाता है। तो वही आपको बताया जा रहा है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए दोनों दिशाओं को अर्ध शीर्ष वाले तीर का यूज करते हैं, यानी उपयोग करते हैं, है समझ में। तो इस प्रकार हम कोई भी मूल समीकरण है उसको कैसे लिखते हैं ये हम समझ सकते हैं। अब हमारे लिए हम जब भी समीकरण लिखेंगे तो उसके लिए जानकारी क्या होनी चाहिए ये हमको जानना है, क्योंकि जब भी हमें जानकारी नहीं होगा कि अभिक्रिया तो हो रही है लेकिन जानकारी नहीं होगा उसका अनुसूत्र क्या है, उसका सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है, तो हम उसको लिख पाएंगे नहीं, लिख सकते हैं। बिना जानकारी के हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, बस पता होने से नहीं होता है, हमें उसका जो भी होता है और सूत्र ज्ञात होना चाहिए, उसका प्रतीक ज्ञात होना चाहिए, उसको अणु के फॉर्म में लिखना है कि ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट उसको तत्व के फॉर्म में लिखना है, यानी एक परमाणु वाले तत्व हैं तो उनको सिंगल फॉर्म में लिखना है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। हम जो भी अभिक्रिया हो रही है अभिक्रिया को किधर साइड लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अभिक्रिया इधर हो रही है इन दोनों को मिलाकर और इसको लिख दिए, एक को इधर और एक को उत्पाद में डाल दिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है, तीर का ध्यान रखना है, तीर के लेफ्ट साइड और यानी कि बाई तरफ आप जितने भी अभी मतलब पदार्थ हैं आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं उनको इधर लिखेंगे, और जो नया पदार्थ बनेगा हमेशा राइट साइड की ओर ही बनेगा। ज्यादा यदि दो या दो से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे, और यदि कम है तो उसमें, यदि कम है तो कोई बात नहीं, एक है तो कोई बात नहीं, लेकिन दो या दो से अधिक है तो प्लस का, ऐसे इसमें भी। और अभी आगे आपको बताया जाएगा जब समीकरण को संतुलित किया जाएगा उसमें आपको अभी और इसको इफेक्टिव बनाया जाता है और आकर्षक बनाया जाता है ताकि समीकरण ज्यादा से ज्यादा अच्छा भी लगे देखने में, और ये कह सकते हैं कि मतलब हमारे देखने से नहीं वो समीकरण के नजर से अच्छा बन जाए। तो और बाकी आप लोगों को जो भी सेकेंड चरण 2 है यानी समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए।